ओके, हाय एवरीवन। सो हमारा यूनिट का लास्ट टॉपिक है शायद, या सेकंड लास्ट टॉपिक है, मॉडल्स फॉर द मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। ओके, जेडी जैक्सन है, चैप्टर नंबर 4 है, उसमें टॉपिक है 4.6। ओके, दैट वी हैव टू रिमेंबर। सो द पोलराइजेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स कैन अराइज इन टू वेज। ये कहना चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलराइजेशन जो है वो दो तरह से हो सकता है। फर्स्ट, द अप्लाइड फील्ड डिस्टॉर्ट्स द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इन ईच मॉलिक्यूल। ये पहला तरीका जो पोलराइजेशन का बताया जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि पहले कोई न्यूट्रल एटम था, फिर उस पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, जिसकी वजह से उसका सारा जो चारों तरफ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव साइड में शिफ्ट हो गया, और उसका पॉजिटिव चार्ज वहीं रह गया, और वो न्यूट्रल एटम जो है वो डाइपोल में कन्वर्ट हो गया, और इस तरह से वहां पे उसमें पोलराइजेशन आ गया। सेकेंड तरीका क्या है? द अप्लाइड फील्ड टेंड्स टू लाइन अप द इनिशियली रैंडमली ओरिएंटेड परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सेकेंड वाले में क्या है कि पहले से मटेरियल के अंदर डाइपोल बने हुए थे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने न्यूट्रल एटम से डाइपोल नहीं बनाए हैं, पहले से डाइपोल मोमेंट बने हुए थे, लेकिन उनका ओरिएंटेशन जो था वो रैंडम था। फिर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो इन सब का ओरिएंटेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया, और वो सारे सारे डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में हो गए, और इस तरह से पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो गया। सो दोनों में डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया। एग्जांपल से समझ जाओ, जैसे कि मान लीजिए H2 मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर कोई डाइपोल मोमेंट शुरुआत में नहीं है, तो नेट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही सेंटर पे फोकस रहते हैं, और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, तो इसमें फर्स्ट मेथड से पोलराइजेशन होगा। लेकिन अगर अपन बात करें HCl की, तो H पे पार्शियल पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव, यानी ऑलरेडी इसमें डाइपोल बना हुआ है, लेकिन वो थर्मल मोशन की वजह से, रूम टेम्परेचर की एनर्जी की वजह से रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। सो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन किया जा सकता है। तो ये दो तरह के हैं, और अपन को इन दोनों तरह के जो केसेस हैं उनको अलग अलग डिस्कस करना है। पहले अपन करेंगे न्यूट्रल वाला, ठीक है। To estimate the induced moment, we consider a simple model of harmonically bound charges, electron and ions. Each charge E is bound under the action of a restoring force. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने न्यूट्रल एटम लिया, न्यूट्रल एटम में चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चल रहा था, हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो ये इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ भागा। जैसे ही ये पीछे की तरफ भागा, पीछे का जो पॉजिटिव न्यूक्लियस था वो उसको वापस रीस्टोर कर रहा है, यानी कि अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसके अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को ऐसा लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रहा है, और मेरा पॉजिटिव आयन मुझे वापस राइट हैंड साइड में खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या वाइब्रेशन करने लग जाता है। अब वाइब्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींच रही है, और एक तरफ पीछे का पॉजिटिव आयन इसको खींच रहा है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग जाता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम जानते हैं हुक्स लॉ लगता है, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और के की वैल्यू होती है m ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो यहाँ पर इसके लिए फोर्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। करेक्ट। नाउ अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, हमारे पास में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगती है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लगता है, माइनस ई टाइम्स ई, क्योंकि क्यू ई जो होता है वो फोर्स होता है। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। सो यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्सिक्वेंटली अब इलेक्ट्रॉन जो है अपने पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा सा दूर हो गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, डाइपोल बन गया। अगर यहाँ पे डाइपोल बन गया, तो जो इंड्यूस्ड डाइपोल बना है उसका डाइपोल मोमेंट जो है वो मान लीजिए पी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब आप खुद सोचिए कि न्यूट्रल एटम था हमारे पास में, अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, तो उस पे चार्ज कितना है, माइनस ई है, तो पीछे जो अब एटम रहा था वो एटम नहीं रहेगा, क्या बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाता है, तो पीछे जो चार्ज आता है पॉजिटिव, वो प्लस का ई चार्ज ही आता है, क्योंकि आपने देखा होगा हाइड्रोजन जब अपन प्लस लिखते हैं तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, तो इस पे चार्ज कितने का आता है, प्लस ई पर, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया है वो माइनस ई। तो यहाँ पे आपके पास में माइनस ई और प्लस ई, और इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि आयन जो है वो डिस्प्लेस नहीं होता है, न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है। तो आयन की पोजीशन तो वही है,
और इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, x डिस्टेंस। तो ये जो डाइपोल मोमेंट बना है, ये जो डाइपोल बना है इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, चार्ज, दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए तो वो E होगा, और डिस्प्लेसमेंट हम कितना मान रहे हैं, सपोज आयन से वो x दूरी पर चला गया तो Ex हो जाएगा, करेक्ट। अब हमारे पास में यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो ऊपर वाली इक्वेशन से निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ रहा है, ई अपॉन एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये x की वैल्यू अपन पुट कर देंगे हमारे यहाँ पर x में, करेक्ट। तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया मॉलिक्यूलर डाइपोल का। इट मीन्स दैट द पोलराइजेबिलिटी, जो गामा है, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी का फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी के लिए इफ यू रिमेम्बर गामा मोल था, और इसकी डेफिनेशन क्या थी, इट वाज द रेशियो ऑफ मोलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। गामा मोल का जो डेफिनेशन थी वो प्रीवियस लेक्चर में बता रखी है आपको। गामा मोल की डेफिनेशन थी, इट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ induced dipole moment, average induced dipole moment to the epsilon naught times electric field। तो हमारे पास में गामा मोल का एक्सप्रेशन ये है। सो यहाँ से पी मोल की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से पी मोल की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए और गामा मोल निकाल लीजिए। सो गामा मोल हमारे पास में ये आएगा, ठीक है, गामा मोल रख लीजिए, आपके पास ये आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई रख देंगे तो। अब इफ देयर आर अ सेट ऑफ चार्जेस Ej विद मास Mj एंड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसीज ओमेगा जे इन ईच मॉलिक्यूल, देन द मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी इज। एक मॉलिक्यूल, अभी तक हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, करेक्ट, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और सब इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में इलेक्ट्रॉन होगा और जो न्यूक्लियस से बिल्कुल दूर इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों के वाइब्रेशन जो होंगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से होंगे। इसलिए अपन क्या करेंगे, ये जो गामा का एक्सप्रेशन अपन को मिला था, गामा का एक्सप्रेशन था ई स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इसमें 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को तो बाहर ले लिया, बाकी हमारे पास ई की जगह अपन ने समेशन करना है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन अपन को लेना है, और यहाँ ई स्क्वायर की जगह ईजे का स्क्वायर आ जाएगा, एम की जगह एम जे आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा जे का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो गामा है, यहाँ पर इतना बड़ा पैराग्राफ है, ये हमें एग्जाम के पर्पज से हमारे लिए यूज में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गामा का किसी एक एग्जाम्पल को लेके अप्रोक्सीमेटली उसकी कैलकुलेशन की हुई है, विच इज ऑफ नो यूज फॉर अस। सो ये वाला पैराग्राफ मैं स्किप कर रही हूँ, पर इतनी देर तक आप इसको पोज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4.73 पर हम आ चुके हैं, गामा मोल हमें मिल चुका है। नाउ हमने ये देख लिया कि अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रही है कि डाइपोल मोमेंट बने, क्योंकि अभी हम जो मॉडल पढ़ रहे हैं उस मॉडल में न्यूट्रल एटम ही है हमारे पास में, और उस न्यूट्रल एटम के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल बना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कोशिश कर रही है कि वो डाइपोल मोमेंट बनने के बाद में एक ही डायरेक्शन में रहे। लेकिन द पॉसिबिलिटी दैट द थर्मल एजिटेशन, जो थर्मल एनर्जी होगी, यानी जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से हमेशा कोई भी सिस्टम जो होता है उसके अंदर टर्बुलेंस आता है। सो इन डाइपोल मोमेंट्स को, इन डाइपोल्स को एनर्जी मिलेगी, और ये वापस रैंडमली ओरिएंट होना चाहेंगे, किसकी वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, इनको एक डायरेक्शन में रखना चाह रही है, थर्मल एनर्जी क्या कर रही है, इनको रैंडम करना चाह रही है, तो हमें थर्मल वाला पार्ट भी कंसिडर करना पड़ेगा। सो थर्मल एजिटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल कुड मॉडिफाई द रिजल्ट 4.73। तो जो हमें 4.73 रिजल्ट मिला है उसमें हमने थर्मल मोशन को कंसीडर नहीं किया था। तो फॉर द इंड्यूस्ड डाइपोल पोलराइजेबिलिटी नीड कंसीडरेशन, तो हमें थर्मल मोशन को कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए in statistical mechanics, the probability distribution of particle in phase space is some function fh of the Hamiltonian, and for classical system fh is given by exponential minus h upon kt। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हम statistical mechanics का एक concept लगाएंगे जिसमें distribution function जो होता है वो distribution function proportional होता है e raised to power minus e upon kt के। ये आपने उसमें देखा होगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, क्योंकि इन्होंने लिखा है फॉर क्लासिकल सिस्टम। क्लासिकल सिस्टम के लिए हम जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज करते हैं वो होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आप मेरा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाला प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, चाहे यूजी का देखिए चाहे पीजी का देखिए, उसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बताया हुआ है। हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला है एनर्जी के लिए वो एक्सपोनेंशियल माइनस ई बाई के टी के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो जो भी कांस्टेंट है उसे हम अवॉइड कर रहे हैं और एक फंक्शन मान लेते हैं एफ ऑफ एच, क्योंकि यहाँ पे देखो एनर्जी है,
एनर्जी क्या होती है, हैमिल्टोनियन किसको रिप्रेजेंट करता है, हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस फंक्शन को हम एज अ फंक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन बोल देते हैं, और यहाँ एनर्जी की जगह हम क्या लिख लेते हैं, हैमिल्टोनियन ही लिख लेते हैं। तो ये वाली इक्वेशन 4.74 जो आ रही है वो टेम्परेचर की वजह से आ रही है, क्योंकि इसमें केटी वाला टर्म है। केटी क्या होती है, टेम्परेचर टी के करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है, ठीक है। नाउ फॉर सिंपल प्रॉब्लम ऑफ हार्मोनिकली बाउंड चार्ज विद एन अप्लाइड फील्ड इन जेड डायरेक्शन द हैमिल्टोनियन इज। अब हमारे पास में ये कहना चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एसएचएम कर रहा है, अगर वो एसएचएम कर रहा है तो उसका हैमिल्टोनियन क्या होगा, तो उसका हैमिल्टोनियन के अंदर एसएचएम में क्या होता है, कंटिन्यू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो हैमिल्टोनियन के अंदर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, और के हमने अभी अभी बोला था m ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है। सो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई और काइनेटिक एनर्जी आ गई, लेकिन इसके अलावा हमने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है जेड डायरेक्शन में। तो जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी वो कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए जेड डायरेक्शन में हमने अप्लाई करी, सो जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ जेड। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट जेड हुआ तो ये जेड डिस्प्लेसमेंट करवाने में इलेक्ट्रिक फील्ड को कितनी मेहनत करनी पड़ी, तो हमारा वर्क डन जो होता है वो कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हमारा जेड, और फोर्स कितना लग रहा है, ई इंटू ई। और क्योंकि ये माइनस में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है, सो ये जो वर्क डन है ये भी उसकी एनर्जी में ऐड होना चाहिए, इसलिए माइनस का ई, कैपिटल ई और जेड। अब ये टोटल हैमिल्टोनियन हुआ है। ये लास्ट वाला टर्म नहीं होता अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की होती, सिंपल हार्मोनिक मोशन अपने आप हो रहा होता तो सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल का टर्म आता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इन जेड डायरेक्शन। अब हम डाइपोल मोमेंट की एवरेज वैल्यू निकालेंगे, वो भी जेड डायरेक्शन के अंदर। तो जेड डायरेक्शन में निकालना है तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला कितना होता है, चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। चार्ज कितना है, ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लगाई, जेड डायरेक्शन में, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, EZ। तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट हो गया। अब इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। अब ये फॉर्मूला आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में देखा होगा। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में किसी भी क्वांटिटी का जब एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालने का तरीका सिंपल सा मैं बताती हूँ। सपोज कोई क्वांटिटी है y, मुझे उसका एवरेज निकालना है, तो होता क्या है कि यहाँ पे वो क्वांटिटी लिखी जाती है और उस क्वांटिटी के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मान लीजिए f है और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन f होता है। ये एवरेज निकालने का जनरल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्योंकि फेज स्पेस है, फेज स्पेस में हमारे पास में दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, मोमेंटम पे भी इंटीग्रेशन लगता है और कोऑर्डिनेट पे भी लगता है। तो हमारे पास 3 डायमेंशन स्पेस अगर अपन ले रहे हैं तो पी एक्स पी वाई पी जेड की वजह से D3P पे इंटीग्रेशन लग जाएगा, एक्स वाई जेड की वजह से D3X पे लग जाएगा। और साथ में हमारे पास में जो क्वांटिटी का निकालना होता है एवरेज, वो क्वांटिटी आती है हमें डाइपोल मोमेंट का निकालना है। तो जेड डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट आ गया EZ, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी f, तो FH आ गया। और नीचे हमारे पास में क्या होता है, सिर्फ f होता है, तो नीचे हमारे पास में केवल f आएगा और D3X और D3P। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एवरेज निकालने का फॉर्मूला है, यूजी में भी बहुत बार यूज आया है। अब हम क्या करेंगे, इफ वी इंट्रोड्यूस अ डिस्प्लेस्ड न्यू कोऑर्डिनेट x प्राइम, हम x की जगह x प्राइम नया कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करते हैं और उस x प्राइम की वैल्यू रखते हैं x माइनस ई अपॉन m ओमेगा स्क्वायर और z यूनिट वेक्टर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये बोल्ड किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है इसका मतलब दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी ये वेक्टर है, और x जो है वो भी बोल्ड है यानी ये भी वेक्टर है, लेकिन z के ऊपर क्या लगा रखा है, यूनिट कैप, यानी ये यूनिट वेक्टर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये नया कोऑर्डिनेट x प्राइम है तो हमारा हैमिल्टोनियन जो कि 4.75 इक्वेशन में है वो 4.77 में आ जाएगा। अब ये कैसे आता है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, है ना। ओके, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन जो ओरिजिनल था, उस हैमिल्टोनियन में क्या था हमारे पास में, ओरिजिनल हैमिल्टोनियन हमारे पास ये था, H इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर
माइनस ई ई जेड, ये ओरिजिनल हैमिल्टोनियन था। देखो पी स्क्वायर अपॉन 2m वाला टर्म अभी हमारे काम का नहीं है, हर बार लिखना पड़ेगा, एक बार इसको छोड़ देते हैं, लास्ट में लिख लेंगे, क्योंकि चेंज किस किस में होगा हमारे पास में, इस एक्स में चेंज होगा सिर्फ, करेक्ट। तो मैं लास्ट के 2 टर्म लिख के चल रही हूँ, तो लास्ट के 2 टर्म मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब नया कोऑर्डिनेट क्या है, नया कोऑर्डिनेट ये है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है, और ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा न्यू हैमिल्टोनियन क्या होगा, हमारा एच प्राइम कर लेते हैं इसको, एम ओमेगा स्क्वायर बाय 2 टर्म एज इट इज है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से इस इक्वेशन से अगर एक्स की वैल्यू निकालें, एक्स वेक्टर निकालें, तो ये ई वाला पार्ट जो है वो एक्स प्राइम में ऐड हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्राइम प्लस ई जेड कैप अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू हो गई, तो एक्स का स्क्वायर मतलब यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर कर दिया, और ब्रैकेट के अंदर एक्स प्राइम प्लस ये टर्म लिख दिया, और इसका अपन ने टोटल स्क्वायर कर दिया। माइनस का ई जेड जो है वो एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप ये थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको। अब ये टर्म तो मैंने एज इट इज लिखा है, अब आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2a डॉट बी किया है, क्योंकि x प्राइम जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरे वाले में z कैप है, तो ऑब्वियसली जब आप 2ab करेंगे तो x प्राइम की डायरेक्शन अलग है, z कैप की डायरेक्शन अलग है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी करना है। सो मैंने 2ab की जगह यहाँ पे देखो ये a डॉट बी के अंदर x प्राइम जो वेक्टर है वो z कैप के साथ में, यानी x प्राइम डॉट z कैप आएगा, बाकी जो a और b है उनको मल्टीप्लाई कर दिया है। सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में देखो इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा, और इसको सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड टर्म आपको ये मिल जाएगा, और इसको थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म आपको ये मिलेगा, ओके। और ये माइनस का ई जेड जो आ रहा है ये अपन ने यहाँ पे लिख लिया है, ओके। मैंने सिर्फ इस टर्म को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे 4 टर्म मिले हैं, एक तो ब्रैकेट के अंदर के 3 टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और एक माइनस का ई जेड है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये टर्म जो है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसको एज इट इज रहने दो, एक बार इसको छोड़ देते हैं, लास्ट के 2 टर्म साथ में लेते हैं। इन दो का क्या करना है, देखो लास्ट के 2 टर्म को ओपन करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स वेक्टर प्राइम लगा हुआ है और डॉट है जेड कैप। अब यहाँ पे एक्स वेक्टर है, एक्स वेक्टर का मतलब ये है कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके 3 कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। तो यहाँ से ई जो है वो तो ले लिया बाहर, और अब क्या करना है, x प्राइम को z से मल्टीप्लाई करना है, तो ये x डॉट z प्राइम, y डॉट z कैप और z डॉट z कैप। तो हमें पता है कि x और z एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, y के साथ भी z का 0 आएगा, और यहाँ पर क्या है, z जो है वो क्योंकि x पे क्या लगा हुआ था, ये वाला वेक्टर, यानी इसके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड है, इसलिए हमने z के ऊपर उसको मैग्नीट्यूड ही रखा है, लेकिन ये जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसके ऊपर कैप लगा हुआ है, तो सेकंड वाले z पर कैप लगेगा, पहले वाले z पर नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर हमारे पास में, अब बताओ z डॉट z कैप अगर ले तो इन दोनों के बीच में एंगल तो 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ z, मैग्नीट्यूड ऑफ z कैप और साथ में cos 0, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, आंसर क्या आएगा, सिर्फ z आएगा। तो ये ई बाहर है और यहाँ से हमें z मिल रहा है, तो ये ई जेड हो जाएगा, और ये माइनस का ई जेड पहले से चला आ रहा है, तो ये वैल्यू 0 मिल जाएगी अपन को। सो ये वैल्यू 0 मिलने से हमें सिर्फ ये 2 टर्म मिलेंगे। कौन से 2 टर्म मिलेंगे, मैं ब्लैक कलर से राउंड कर देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से 2 टर्म मिलेंगे। यहाँ से देखो ये वाला, ये वाले, बस ये 2 टर्म मिलेंगे, बाकी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। अब ये 2 टर्म साथ में पी स्क्वायर अपॉन 2m वाला टर्म, तो हैमिल्टोनियन नया कौन सा बनेगा, ये वाला टर्म होगा, ये वाला टर्म होगा, और पी स्क्वायर अपॉन 2m वाला टर्म होगा। लेट मी शो यू। यस, दैट्स द इक्वेशन। हमें 4 पॉइंट हमारे पास मिल चुका है 77, हमारे पास में आ चुका है 4.77 का डेरिवेशन हमने जो है वो कर लिया है यहाँ पे, करेक्ट। तो हमारे पास में ये वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में हमें क्या करना है, न्यू हैमिल्टोनियन हमारे पास में आ चुका है, ओके। नाउ हमारे पास में यहाँ पर वापस डाइपोल मोमेंट का हमने क्या लिया है, एवरेज लिया है, और एवरेज इस बार हमने क्या लिया है, z में नहीं लिया है बल्कि z प्राइम में लिया है। तो z प्राइम में लेने की वजह से हमारे पास यहाँ पर पहले केवल ez लिखा हुआ था ऊपर वाले, जब हमने एवरेज निकाला था, इस बार हमारे पास ez प्लस ये वाला टर्म आ रहा है, तब ये कैसे आया, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो ये हमारे पास में देखो हमें गिवन था ये एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू एक्स माइनस, ये तो हमें गिवन था। सिमिलरली एक्स की जगह अगर जेड प्राइम लेंगे तो एक्स की जगह यहाँ पर जेड आ जाएगा और यहाँ पर हमारा जेड प्राइम एज इट इज है। एक्स की जगह हमने जेड कोऑर्डिनेट बना लिया, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इस जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो इस जेड की वैल्यू निकालेंगे तो ये टर्म जेड प्राइम पे ऐड हो जाएगा, ये टर्म जेड प्राइम पे ऐड हो गया। करेक्ट। तो हमें अगर ई जेड निकला है तो ई जेड ई से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, ये हमारे पास आ गया। तो पहले हमने एवरेज निकाला था तो फॉर्मूले में ई जेड रखा था, अब उसी फॉर्मूले में इसकी जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, ई जेड प्राइम प्लस ई स्क्वायर ई अपॉन एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, और साथ में जो फंक्शन आ रहा था एवरेज निकालने में वो एज इट इज आएगा। सो यहाँ पर हमने देखो वही किया है, ई जेड की जगह ये टर्म लिख लिया, तो वो मैंने बता दिया। नीचे हमारे पास एज इट इज है। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन जो है z प्राइम जो है दिस इज इवन ऑड फंक्शन आ रहा है, ये हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या आ रहा है, ऑड फंक्शन आ रहा है, और इसकी लिमिट जो होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है। सो ऑड फंक्शन की वैल्यू जो होती है इंटीग्रेशन में वो हमारे पास जीरो आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये फंक्शन ऑड फंक्शन होने की वजह से पहला इंटीग्रेशन तो जीरो आएगा। सेकेंड वाले इंटीग्रेशन में हम सॉल्व करते हैं तो सेकेंड वाले इंटीग्रेशन में ये पूरा टर्म जो है वो कॉन्स्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा। सो देखो ई स्क्वायर ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर तो आ गया बाहर। अब अंदर क्या बचा, ऊपर ऊपर बचा d3p d3x प्राइम और एफ ऑफ एच, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, डिनोमिनेटर में हमारे पास ये का ये टर्म है इंटीग्रेशन d3p d3x प्राइम एंड एफ ऑफ एच। करेक्ट, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से हमें सिर्फ ये टर्म मिलेगा और यही टर्म हमें यहाँ मिला हुआ है देखो। सो हमने पी डाइपोल मोमेंट का एवरेज निकाल लिया है। ये हमारा फर्स्ट मॉडल था, दैट्स इट। अब हम सेकेंड मॉडल की बात करेंगे। सेकेंड मॉडल अभी हमने जो किया था वो H2 टाइप के मॉलिक्यूल था जिसमें कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं था, शुरुआती डाइपोल मोमेंट जीरो था। लेकिन सेकेंड टाइप में हम कौन से लेंगे, HCl टाइप के मॉलिक्यूल लेंगे, जैसे HCl है H2O है। इनके अंदर पहले से ये पोलर सब्सटेंसेस होते हैं। इनमें क्या होता है कि पहले से डाइपोल मोमेंट होते हैं लेकिन उनका ओरिएंटेशन जो होता है वो रैंडम होता है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस बार वी नो ये सारी चीजें देख लेना। ऑल मॉलिक्यूल आर अज्यूम टू पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट पी नोट, सारे मॉलिक्यूल्स के पास में डाइपोल मोमेंट है पी नोट विच कैन बी ओरिएंटेड इन एनी डायरेक्शन। स्पेस में वो किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो सकते हैं। इन एब्सेंस ऑफ फील्ड थर्मल एजिटेशन कीप्स द मॉलिक्यूल रैंडमली ओरिएंटेड, जब तक हम एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाते हैं तब तक जो टेम्परेचर होता है वो इन सबको रैंडमली ओरिएंटेड रखता है, सो दैट देर इज नो नेट डाइपोल मोमेंट। तो ऑन एन एवरेज डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो वो जीरो आता है क्योंकि सभी डायरेक्शन में फैले हुए होते हैं, तो एवरेज निकालते हैं तो जीरो आता है। विद एन अप्लाइड फील्ड, जब हम अप्लाइड करते हैं फील्ड को, देर इज अ टेंडेंसी टू लाइन अप अलोंग द फील्ड इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ लोएस्ट एनर्जी। जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो सारे जो डाइपोल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली देर विल बी एवरेज डाइपोल मोमेंट, उससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट का डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। टू कैलकुलेट दिस वी नोट दैट द हैमिल्टोनियन ऑफ द मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, तो इस टाइम पे हैमिल्टोनियन कितना होगा। अब क्योंकि शुरुआत में हमारे पास में सिस्टम के पास में कुछ एनर्जी थी, ठीक है, हमें पता नहीं कितनी थी। सो एच नोट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली द इंटरनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी इंटरनल उसके पास कुछ एनर्जी थी तो वो हमारे पास कितनी है, एच नोट है। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस का पी डॉट डी, क्यों, क्योंकि ये जो एच नोट है ये तो उसकी एनर्जी है। अब उसके पास जितने तरह की एनर्जी हो सकती थी उतने तरह की सारी एनर्जी आ गई इस एच नोट के अंदर। हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगाई है उसकी वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी कौन सी आएगी, हैमिल्टोनियन में एक्स्ट्रा एनर्जी आती है। आपने देखा होगा डाइपोल मोमेंट पी को जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है माइनस का पी डॉट ई, ये आपने यूजी में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखो अब उसके पास डाइपोल मोमेंट कितना था, पी नोट, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, तो माइनस का पी नोट, ये हमारे पास में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइनस का पी डॉट ई को हम हैमिल्टोनियन में से माइनस कर देंगे ताकि ये टोटल एनर्जी हमारे पास में आ जाए। जैसे ही हमारे पास हैमिल्टोनियन आ जाएगा वैसे ही हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। इस बार अपन क्या करेंगे, इस बार अपन को पिछली बार तो अपन ने फेज स्पेस में इंटीग्रेशन किया था, इस बार अपन क्या करेंगे, एवरेज डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका दूसरा होगा। अब वो तरीका मैं आपको बता देती हूँ कैसा होगा। हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ही यूज करेंगे, यानी कि जो हमारा एफ एच होगा वो अभी भी क्या होगा, ई की पावर माइनस का ई अपॉन के टी होगा, ई की पावर माइनस का ई अपॉन के टी होगा। लेकिन एनर्जी जो है वो हमारे पास में एक्स्ट्रा एनर्जी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से।
क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट है उसको कौन क्रिएट कर रहा है, उसको कौन ला रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहा है। सो यहाँ पर जो एनर्जी लेंगे वो हम कौन सी लेंगे, केवल अगर आप एच नॉट इंक्लूड भी करते हो तो एच नॉट वाला पार्ट ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए केवल पी नॉट ई वाला टर्म सर्वाइव करेगा। सो एनर्जी यहाँ पे माइनस का ई है ऊपर, तो माइनस का ई लिखना है अपन को। सो माइनस का ई के अंदर अपन क्या करेंगे, माइनस का माइनस पी नॉट डॉट ई आ जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा पी नॉट ई कॉस थीटा, और नीचे कितना लिखा हुआ है के टी। तो यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल पी नॉट ई कॉस थीटा अपॉन की टी, ये तो अपने पास क्या हो गया, एफ एच हो गया। पिछली बार की तरह एफ एच नीचे भी लिखा हुआ है और ऊपर भी लिखा हुआ है, लेकिन इंटीग्रेशन सॉलिड एंगल पे किया है, कारण क्योंकि यहाँ पे थीटा आ रहा है, तो हमें थ्री डायमेंशन में करना है, थ्री डायमेंशन में ओरिएंटेड है, और थ्री डायमेंशन के अंदर जो एंगल होता है वो होता है सॉलिड एंगल, तो ऊपर भी अपन ने क्या कर दिया, डी ओमेगा लगा दिया। अब जिस चीज का एवरेज हमें निकालना होता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो हमने न्यूमरेटर में क्या लिखा है, सपोज हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जेड एक्सिस में लगाई हुई है, और किसी टाइम पे जो पी नोट है उसने जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रखा है, थीटा एंगल। हम क्या चाहते हैं, इस पी नोट का वो कंपोनेंट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। सो पी नोट का कंपोनेंट जो कि जेड डायरेक्शन में अलोंग हो वो कितना होगा, पी नोट कॉस थीटा होगा। तो हमें पी नोट कॉस थीटा को बीच में मल्टीप्लाई करना है, यानी एवरेज लेते टाइम पे पी नोट कॉस थीटा लिखना है, सिर्फ पी नोट नहीं लिखना है, क्योंकि हम सारे डाइपोल मोमेंट का वो कॉन्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए पी नोट का जेड कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इसलिए हमने ऊपर पी नोट कॉस थीटा लिया है। अब ये इंटीग्रेशन जो 4.80 है इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसको सॉल्व नहीं किया है, लेकिन जब इसको सॉल्व करते हैं तो नियरली इसकी वैल्यू इतनी आती है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट रिजल्ट आपको भी यही यूज करना है। अब अपन क्या करते हैं, इन जनरल बोथ टाइप ऑफ पोलराइजेशन, जो दो मॉडल अपन ने किए हैं न्यूट्रल एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, और पोलर ये होते हैं नॉन पोलर, जिनमें डाइपोल मोमेंट नहीं होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आ जाता है। ये होते हैं पोलर, जिनमें पहले से डाइपोल मोमेंट होता है लेकिन वो रेंडमली ओरिएंट होता है, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है। दोनों टाइप के जो पोलराइजेशन है उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एंड आयनिक ओरिएंटेशन आर प्रेजेंट। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन को नहीं, आप आयन को भी प्रेजेंट मानो, मतलब हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टडी किया है, अगर आयन भी वाइब्रेट करने लग जाता तो हमें आयन का भी कंट्रीब्यूशन लेना पड़ता। तो जनरल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर पोलराइजेशन कितना आता, सो गामा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, हमने देखा गामा की वैल्यू होती है स्मॉल पी मोल अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई, ये गामा है, तो सबसे पहले यहाँ से ये पी मोल की वैल्यू है ये गामा के अंदर रखते हैं। सो गामा के एक्सप्रेशन में पी की वैल्यू रखते हैं 1/3, और यहाँ आ रहा है पी नॉट स्क्वायर ई अपॉन 3 के अपॉन के टी आ रहा है, और नीचे किससे डिवाइड करना है, एप्सिलॉन नॉट ई से। सो एप्सिलॉन नॉट ई से डिवाइड कर दिया, ई से ई कैंसिल आउट हो गया, कितना आ रहा है 1/3 पी नॉट स्क्वायर अपॉन के टी एप्सिलॉन नॉट, ये आ रहा है, देखो ये आ रहा है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन का है जो कि हमने सॉल्व किया है, इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, और जो आयन का कंट्रीब्यूशन है उसे हम लिख रहे हैं गामा आई, आई फॉर आयन। सो टोटल मॉलिक्यूलर पोलराइजेशन जो है वो आयन की वजह से और इलेक्ट्रॉन की वजह से दोनों मॉडल के अंदर हमारे पास ये आएगा। तो ये दो मॉडल थे जो हमने पढ़ लिए यहाँ पर, ठीक है। सो ये पूरा हमारे पास में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मॉडल्स फॉर द मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। दैट्स ऑल, थैंक यू।